हेलो फ्रेंड्स। जियोग्राफी के इस लेक्चर में हम भारतीय भौगोलिक स्वरूप का से, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने भारतीय भौगोलिक स्वरूप के जो 4 भाग है उसमें से उत्तरी पर्वतीय भूभाग पढ़ लिया है, बृहद मैदान पढ़ लिए हैं। अब हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने उत्तरी पर्वतीय भूभाग में और बृहद मैदान में क्या क्या पढ़ा। हमने हिमालय के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हिमालय 4 प्रकार के होते हैं। हमने हिमालय के विभागों के बारे में पढ़ा जो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम विभाग में बटे हुए हैं। हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ा जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक आते हैं। फिर हमने वृहद मैदान के बारे में पढ़ा जिसमें गंगा सिंधु के मैदान आते हैं। और हमने पढ़ा कि वृहद मैदानों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से थे वो क्षेत्र? भाबर के क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि 3 पठारों के मिलने से बनी हुई है। और ये 3 पठार कौन कौन से हैं? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। पश्चिम में तो है मालवा का पठार, पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। इस प्रकार इस त्रिभुजाकार भूभाग से प्रायद्वीपीय भूमि बनी हुई है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मालवा का पठार जो कि पश्चिम में है। मालवा का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। यह मालवा के पठार का विस्तार है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। और इसकी ढलान किस ओर है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर इसकी ढलान है। तो ये जो मालवा का पठार है पश्चिमी भारत में, इसकी ढलान उत्तर की ओर है। और मालवा का पठार की जो प्रमुख नदी है वह कौन सी है? चंबल। फिर उसके बाद आता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। और यह पठार दक्षिण में है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें यह दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार जो उत्तर में है विंध्य शैली से घिरा हुआ है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है वह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। और दक्कन के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 300 से 600 मीटर। और दक्कन के पठार की जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। अच्छा, बताइए दक्कन के पठार में कौन कौन सी नदियां का स्थान है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां जो दक्कन के पठार में है वो कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। इन सब के बारे में हम नदियों के अध्ययन में पढ़ेंगे। लेकिन यह दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो दक्कन के पठार से निकलती है। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। और सबसे ज्यादा जो इसका भाग है वह झारखंड में है। लगभग 70% भाग झारखंड में है। और शेष उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर धातुई अयस्क काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इनमें से कोयला विशेष रूप से मिलता है। और जो रांची का पठार है वह भी इसी का ही भाग है। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है जो कि सघन वनों से घिरा हुआ है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय तट और द्वीप के बारे में। भारतीय तट का जो पूर्वी विस्तार है यह कहाँ से है? पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी तक है। और जो दक्षिणी विस्तार है वो कहाँ से है? तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल तक है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों मानसून से वर्षा होती है। जो पूर्वी तट है वहां पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों मानसून से वर्षा होती है। और यहाँ पर कोरोमंडल तट स्थित है। कोरोमंडल तट का सही विस्तार कहाँ पर है? यह भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। हम जब भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कोरोमंडल तट के बारे में पूरी तरीके से। कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट से अरब सागर तक फैला हुआ है। जो भारत का यह क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। अभी हम चित्र के अनुसार देखते हैं। जो भारत का ये पूर्वी तट है इसमें दक्षिण में कोरोमंडल तट है। फिर उसके ऊपर उत्तरी सरकार का तट आ जाता है।
कोरोमंडल तट के नीचे केंद्र तट आता है। इसी प्रकार से जो पश्चिमी तट है, उसमें काठियावाड़ आता है, कोंकण आता है पश्चिमी तट पर और फिर मालाबार तट। तो ये इस प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी तट वायुद्वीपीय भारत में स्थित है। पश्चिमी घाट के जो तट है वह गुजरात से केरल तक है। यहाँ पर अधिकांश नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली जो नर्मदा और ताप्ती नदियां है वो एस्चुरी बनाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा बनाती है। तो जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, वह एस्चुरी का निर्माण कर रही है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती है। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उस वह डेल्टा का निर्माण कर रही है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। अंडमान व निकोबार एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से अलग है। हम इन सब के बारे में नीचे और अच्छे से पढ़ेंगे। भारत का जो दक्षिणी भाग है वह अंडमान निकोबार में निकोबार के नीचे स्थित है। इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में स्थित है। ध्यान रखना, कन्याकुमारी कन्याकुमारी के पास में यह निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर ऊपर का हिस्सा अंडमान और नीचे का हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है, उसमें नीचे का हिस्सा निकोबार है। तो इंदिरा पॉइंट कार निकोबार पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर ऊपर है? 776 किलोमीटर ऊपर है। अधिकांश जो पठारी नदियां है वह उत्तर पूर्व की ओर बहती है। हमने देखा कि जो दक्कन के पठार है उसका जो ढलान है किस साइड है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। इससे पहले हमने पश्चिमी भारत में जो मालवा का पठार है उसका ढलान कहाँ देखा? उसका ढलान भी उत्तर के साइड था। उत्तर और हल्का सा पूरब की ओर टिल्ट करता हुआ साइड था। इसके बाद हमने छोटा नागपुर का पठार का ढलान भी पूरब की ओर ही देखा। तो इस प्रकार से जो ढलान के और नदियां हमेशा ढलान की साइड जाती है। तो नदियां कैसे जाएगी? या तो पूरब में जाएगी या फिर उत्तर में जाएगी या फिर उत्तर पूर्व में जाएगी। समझ में आई आपको बात? अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बनी एक टेबल लैंड है और इसका निर्माण सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने से हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें। और इसका निर्माण सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड है उसके टूटने और बहने से हुआ है। हम सबको पता है कि भारत के दक्षिण में जो मिट्टी है वह गोंडवाना लैंड है और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वह ज्वालामुखी उद्गार से हुई है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है और जो गोंडवाना लैंड है उस पर मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है। प्रायद्वीपीय पठार पर चौड़ी, उथली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां भी है। इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है मध्य उच्च भूमि, जिसे सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, और दूसरा है दक्कन का पठार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य उच्च भूमियों के बारे में। यह क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। जो भारत है उसके सेंट्रल में नर्मदा नदी जाती है। एक तरीके से उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का को अलग करती है, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में बहती है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमियां है, मध्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। और ये मध्य उच्च भूमि है, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में है विंध्य श्रृंखला, विंध्याचल की श्रृंखलाएं। और इसके पूर्व में कौन सा है? सतपुड़ा की श्रृंखला। इसके पश्चिम में अरावली की श्रृंखला और इसके दक्षिण में नर्मदा व ताप्ती नदियां की घाटियां दक्षिण सीमा बनाती है। दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियां जो दक्षिण सीमा बनाती है। अच्छा, मुझे बताइए, नर्मदा और ताप्ती नदी है, इसका बहाव कैसा रहता है? इसका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर रहता है। यह अरब सागर में जाती है और ये एस्चुरी निर्माण करती है। एस्चुरी निर्माण नर्मदा और
ताप्ती नदी करती है। फिर आता है अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला से पहले हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था मध्य उच्च भूमिया। फिर प्रायद्वीपीय पठार में अब हम पढ़ेंगे अरावली श्रृंखला को। अच्छा, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से स्टार्ट है और राजस्थान और हरियाणा को जाते हुए दिल्ली तक अरावली जाती है। जो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहां तक अरावली का विस्तार है। पूरे लगभग 800 किलोमीटर का फैलाव है, जो अवशिष्ट पर्वत का सर्वोत्तम उदाहरण है। सबसे भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली पर्वत को कहते हैं। भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। जबकि सबसे नया वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय सबसे नया वलित पर्वत है। अच्छा, मुझे बताइए हिमालय का निर्माण कब हुआ? लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू की पहाड़ियां है, वहां पर गुरु शिखर स्थित है। और ध्यान रखना, माउंट आबू की इन पहाड़ ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है वह भी माउंट आबू की इन पहाड़ियों में ही है। और गुरु शिखर पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? गुरु शिखर में ही है, माउंट आबू की पहाड़ियों में। ताप्ती और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह एस्चुरी बनाती है और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे समृद्ध खनिजों का क्षेत्र है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान में है। वलित पर्वत कैसे बनता है? वलित पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनता है। समय के साथ साथ अपरदन के कारण यह अवशिष्ट हो गया है। इसमें अपरदन के कारण यह खत्म होता जा रहा है समय के साथ साथ। अरावली से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अरावली के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली जो नदी है उनके क्या नाम है? चंबल, सिंह, बेतवा और केन नदी। चंबल, सिंह, बेतवा और केन नदी अरावली के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और अरावली के जो पूर्व में छोटा नागपुर का पठार भी है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि अरावली यहाँ पर है, जो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है, जिसमें नदियाँ दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है। और इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार भी है यहाँ पर। और इसके दक्षिण में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। अब हम पढ़ेंगे विंध्य श्रृंखला के बारे में। विंध्य श्रृंखला जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर और स्टफिस से हुआ है। दक्षिण में जो नर्मदा रिफ्ट वैली है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पन्ना खान है, जो कि एमपी में है। और यहाँ पर हीरे पाए जाते हैं, हीरो की खान पन्ना खान है। और सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल श्रेणी की कौन सी है? सतभावना शिखर। ठीक है, फिर आती है सतपुड़ा श्रृंखला। इसका जो विस्तार है वह पूर्व पश्चिम दिशा से कहाँ तक है? दक्षिणी विंध्याचल श्रृंखला तक है। इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी अवस्थित है। जो सतपुड़ा की जो ये रेंज है, इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। यह एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी इसका एक हिल स्टेशन है। और अमरकंटक के जो पहाड़ है, जो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, वह भी सतपुड़ा श्रृंखला में है। फिर आती है मेघालय की श्रेणी। मेघालय की श्रेणी मेघालय की श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? अमरकंटक, जो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। फिर आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी श्रेणी उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जंक्शन बिंदु है। जो भारत का ये नीचे का पॉइंट है, यहाँ पर सबसे नीचे में नीलगिरी की पहाड़ी है, जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है एक तरीके से। तो हमने चारों
उच्चतम चोटी के बारे में पढ़ा जो अलग-अलग श्रेणी पर्वत श्रृंखलाओं में है। सबसे पहले हमने सतभावना शिखर पढ़ा। सतभावना शिखर कौन सी श्रृंखला में है? विंध्याचल श्रेणी श्रृंखला में है। फिर उसके बाद में हमने धूपगढ़ जो एमपी में है उसके बारे में पढ़ा। वह सतपुड़ा की श्रृंखला में है। फिर मैकाले की श्रृंखला में अमरकंटक है जो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। और नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा जो पूर्वी व पश्चिमी घाट का जंक्शन बिंदु है। ठीक है। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम। छोटे नागपुर का जो पठार है वह मिनरल्स के लिए काफी रिच रिसोर्सेस मिलते हैं यहाँ पर। मिनरल के लिए जाना जाता है। और जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब हम पढ़ेंगे अन्नामलाई पर्वत। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, यह अन्नामलाई पर्वत में ही है। और अन्नामलाई पर्वत केरल में स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी केरल में स्थित है। जो कितनी मीटर ऊंची है? 2695 मीटर। इलायची पर्वत नीस व शिष्ट चट्टान से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित है। सबसे नीचे प्रायद्वीपीय भाग में जो पर्वत है वह इलायची पर्वत है। तो दक्षिणतम भाग देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। उसके नीचे इलायची की पर्वत श्रृंखला है जो एकदम कन्याकुमारी के पास में है और नीस और शिष्ट चट्टानों से बना हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है इसके बारे में, जो दक्कन के पठार है उसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट से होता है। तो पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 1200 मीटर है। पूर्वी घाट से ऊंचा है। ध्यान रखना जो नदियों का ढलान है वह दक्कन के पठार में जो नदियों का ढलान है वह कैसा है? पश्चिम से पूरब की ओर। अब ये ढलान ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि पश्चिम में तो जो तल है वह ऊंचा है और पूरब में नीचा है, तभी तो नदी का ढलान ऐसे आएगा। तो इसका मतलब है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। और इसका विस्तार कितना है पश्चिमी घाट का? ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। जो दक्षिण में नीचे नीलगिरी की पहाड़ियां है वहां तक इसका विस्तार है। फिर नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। ठीक है। ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी जो कि गुजरात में बहती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र मिलते हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सर्वोच्च ऊंची चोटी जो दक्षिण भारत में है अनाईमुडी यहीं पर है। अनाईमुडी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से जोड़ती है। और इसके प्रमुख दर्रे कौन से हैं? थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर ऊंची है और यह उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की है। और पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक है। महानदी जो उड़ीसा में है, महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में है वहां तक पूर्वी घाट का फैलाव है। और यह डिसकंटिन्यू है, बीच बीच में नदियाँ टूटी हुई है। इस वजह से नदियों के शरण जैसे गोदावरी और कृष्णा नदी है यह बीच बीच में से टूटी हुई है, तो इनके शरण के कारण यह डिसकंटिन्यू है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्व में स्थित है। हमें पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमें पता है जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें दक्कन का पठार त्रिभुजाकार शेप में है। अब दक्कन के पठार का जो ये वेस्टर्न घाट है और ये पूर्वी घाट है। अब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्व में स्थित है। ठीक है। जो पूर्वी घाट है यह ब्लॉक पर्वत है। समझ में आई मेरी बात? अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के दर्रे। जैसे पश्चिमी घाट के दर्रे,
पहला आता है थालघाट। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 580 मीटर है और यह मुंबई से नासिक के बीच में एक संपर्क मार्ग है जो प्रमुख व्यापार और परिवहन मार्ग भी है। मुंबई से नासिक के बीच में थालघाट स्थित है। फिर आता है बोरघाट दर्रा जो 630 मीटर की ऊंचाई पर है। बोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच में एक संपर्क मार्ग है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इसी दर्रे के पास से गुजरता है। तो बोरघाट मुंबई से पुणे, थालघाट मुंबई से नासिक और पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चि। जो कोयम्बटूर में अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला है, वहां से लेकर कोच्चि के जो नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला है वहां तक पालघाट है। और यह भारत के पश्चिमी तट और तमिलनाडु को जोड़ता है। फिर आता है शैनकोटा। शैनकोटा 280 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ तिरुवनंतपुरम मदुरै को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। तो इस प्रकार से जो ये भारत का वेस्टर्न फ्रंट है, इस पे सबसे पहले आता है थालघाट जो मुंबई से नासिक के बीच में संपर्क का मार्ग है। फिर आता है बोरघाट जो मुंबई से पुणे के बीच में संपर्क मार्ग है। फिर पालघाट जो कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। फिर शैनकोटा दर्रा जो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी समुद्री तट के बारे में। 3 पूर्वी समुद्री तट है। पहला आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये हम चित्र में देख सकते हैं। पूर्वी समुद्री तट हम चित्र में देख सकते हैं। देखो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है। ये तट कोरोमंडल तट है। फिर कृष्णा से लेके गोदावरी डेल्टा तक कौन सा तट आता है? गोलकुंडा का तट। ये गोलकुंडा है। गोलकुंडा। और फिर यहाँ पर जो गोदावरी नदी है उससे लेके जो उत्तरी तटीय भाग है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। तो 3 तट हो गए पूर्वी भाग पर। पहला है कोरोमंडल जो सबसे नीचे आता है जो कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। दूसरा गोलकुंडा का जो कृष्णा से लेके गोदावरी तक है। और तीसरा उत्तरी सरकार का जो गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी समुद्री तट। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। कोणक तट, केंद्र तट और मालाबार तट। कोणक तट होता है जो गुजरात से गोवा तक का फ्रंट जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का जो वेस्टर्न फ्रंट है इसको जोड़ता है। केंद्र तट गोवा से लेकर मैंगलोर तक का फ्रंट जोड़ता है। गोवा से लेके मैंगलोर का फ्रंट जोड़ता है। और मालाबार तट मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक का फ्रंट मालाबार तट जोड़ता है। फिर मालाबार से पूर्वी तट स्टार्ट हो जाता है तो मालाबार में कन्याकुमारी से डेल्टा कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट। फिर कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा का तट। गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार का तट आता है। ठीक है। अब हम भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ लेते हैं। भारत के टोटल कितने बंदरगाह हैं? भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात में कांडला। फिर जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। फिर मुंबई का बंदरगाह आता है। महाराष्ट्र में जो मुंबई बंदरगाह है यह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट में से एक है। फिर मारमुगाव आता है जो प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। फिर महाराष्ट्र के अंदर नहावा शेवा या फिर JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। कर्नाटक में आता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो मैंगलोर में है। कॉफी और मसालों का निर्यात यहाँ से होता है। केरला में फिर कोच्चि बंदरगाह है जो सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर हम पूर्वी तट के बंदरगाह में पढ़ेंगे तो उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। कोलकाता में कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कि कोलकाता में है हुगली नदी के किनारे पर। और ये सबसे पुराना भी पोर्ट है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे नेचुरल बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में है सबसे कृत्रिम बंदरगाह। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है एन्नोर जो कि कॉरपोरेट बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। फिर वेस्ट बंगाल में हल्दिया बंदरगाह और है जो हुगली नदी के पास में है। और कोलकाता पोर्ट जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है उसके
कार्यभार को कम करने के लिए कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे दक्कन के पठार के बारे में, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल पठार को दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन के पठार में जो ज्वालामुखी से जो मिट्टी का निर्माण हुआ वह दक्कन के पठार से निकली, और पूरे प्रायद्वीप में ज्यादातर जो काली मिट्टी है उसका कारण ज्वालामुखी लावा ही है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो दक्कन का पठार है, इसका जो विस्तार है दक्कन के पठार का वह मेघालय पठार तक फैला हुआ है ये। और जो दक्कन के ट्रैप्स है उसको लावा पट्टी भी बोला जाता है। फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार विशाल खनिज भंडार है यहाँ पर। कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में इसका विस्तार है। लगभग 70% विस्तार तो झारखंड में ही है। और इसमें दामोदर नदी सबसे प्रमुख नदी है। और उच्चतम चोटी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ी। फिर आता है उत्कल तट, जो उड़ीसा राज्य के तटीय मैदान है। यहाँ महानदी नदी बहती है। प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। और गंगा के डेल्टाई मैदान से जुड़ा हुआ है ये। फिर आता है भारतीय मरुस्थल, जो कि भारत में कहाँ पर है मरुस्थल? राजस्थान में है। राजस्थान में जो वेस्टर्न राजस्थान है पश्चिमी भाग में, यहाँ पर रेत के टीले और कटीली वनस्पतियां हैं। यहाँ पर लूनी नदी और सांबर नदी है राजस्थान में। लू, लूनी नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा खारे पानी की झील भारत की कौन सी है? सांबर झील, जो जयपुर के पास में सांबर में स्थित है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर रेत के टीले मिलते हैं, वह भारत का मरुस्थल है, उसको नाम क्या है? थार। फिर हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप आइलैंड के बारे में। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के द्वीप है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप पर टोटल 36 द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर टोटल 572 द्वीप है। अब हम फोटो में अंडमान के बारे में देख सकते हैं। अंडमान ये है, अंडमान, और फिर ये है कार निकोबार, जो अंडमान के दक्षिण में है। तो सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, जो कि जहाँ पर सैंडल पीक है, जो उच्चतम शिखर है यहाँ का। सैंडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। फिर मध्य अंडमान में बेरन द्वीप है, जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार की राजधानी भी कहा जाता है दक्षिणी अंडमान को। फिर दक्षिणी अंडमान के बाद जो लिटिल अंडमान आता है उसके बीच में एक लाइन है, उसको कहते हैं डंकन पास। तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक लाइन है, उसको कहते हैं। फिर लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल आता है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करके रखता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, यह कार निकोबार समूह है। सबसे ऊपर वाला है कार निकोबार समूह। फिर लिटिल निकोबार समूह। और फिर सबसे जो दक्षिणी भाग है यह है ग्रेट निकोबार समूह। ध्यान रखना, हमारा भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, यह यहीं पर है ग्रेट निकोबार समूह में। ठीक है। तो स्थलीय दक्षिणी पॉइंट तो हमारा कन्याकुमारी में है, जबकि हमारा वास्तविक में जो पिगमेलियन पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट, वह है इंदिरा पॉइंट, वह ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, सैंडल पीक सैंडल पीक नेशनल पार्क और गेलाथिका नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ पर 3 द्वीप है जिनके नामकरण हुए थे अभी 5 साल पहले। तो उनमें पहला है रोस द्वीप, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप, जो कि शहीद द्वीप के नाम से नामकरण हुआ। और हेवलॉक द्वीप, जो कि स्वराज द्वीप के नाम से इसका नामकरण हुआ। तो हमें याद रखना है कि रोस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना, रोस को बोस से कनेक्ट कर सकते हो आप। ये जो रोस है इसको बोस से कनेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से जो नील द्वीप है उसको शहीद द्वीप भी कहा जाता है। और फिर तीसरा हेवलॉक द्वीप है, उसको स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो हम याद कैसे करेंगे हेवलॉक को? हेवलॉक में 4 वर्ड है,
और स्वराज में भी 4 वर्ड है, इसको ऐसे कर लेंगे। रोज को बोझ से कनेक्ट कर लेंगे और नील को शहीद से कनेक्ट करेंगे। नील बचा हुआ लास्ट है, उसको शहीद से ही कनेक्ट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जिस पर टोटल 36 द्वीप है। तो लक्षद्वीप में 3 जल संधियां हैं। पहला है 8 डिग्री चैनल। यह मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है, यह मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। फिर 9 डिग्री चैनल जो मिनिकोय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। और फिर 11 डिग्री चैनल जो अमीन दीवी और कन्नानोर समूह को अलग करता है। अमीन दीवी और कन्नानोर समूह को अलग करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि मीन जो मिनिकोय है उसको 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकोय बीच में है, ठीक है, नीचे उसके मालदीव है, तो ये 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकोय मालदीव से अलग होता है। फिर मिनिकोय 9 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप से अलग होता है, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से अलग होता है। और 11 डिग्री चैनल के द्वारा अमीन दीवी कन्नानौर से अलग होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं, जैसे कि पिग्मेनियल पॉइंट, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कतरवती है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो इस तरीके से हमने आज भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में पार्ट 2 कंप्लीट किया है। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको मेरे इस चैनल से आप जुड़िए, ताकि और इस चैनल से जुड़िए ताकि मैं आपको एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी का पूरा कंटेंट यहाँ पर अच्छे से समझा पाऊँ और प्रोवाइड करवा पाऊँ, और जो मेरे नोट्स है उसको टेलीग्राम टेलीग्राम से आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।